तो नमस्कार बच्चों, स्वागत करते हैं आपका मेक इट इजी में। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे के सभी लेक्चर और नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। ठीक है। और ये जो बेसिक इलेक्ट्रिकल का कंप्लीट कोर्स है, इसके लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पर ये सभी नोट्स भी मिलेंगे आपको, और ये जो प्रॉब्लम्स है इनकी पीडीएफ वगैरह भी सभी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो आपके यूनिट वाइज नोट्स आपको ऐप पर ही मिलेंगे, उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि सभी जितने भी क्लास की पीडीएफ है और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और जो नोट्स हैं आपके, वो आपको ऐप पर ही अवेलेबल मिलेंगे। तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने रेजिस्टेंस को पढ़ा था और उसके कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो पढ़ा था। अभी रेजिस्टेंस में हम आगे बढ़ते हैं। तो जो आज का टॉपिक होने वाला है वो है आपका इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, यानी कि टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब सबसे पहले तो ये पढ़ते हैं हम, यही जानते हैं हम कि ये इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस है क्या। तो सिंपल सी बात है भाई, आपके पास जब एक कंडक्टर या किसी भी वायर से करंट गुजर रही होती है, तो करंट गुजर रही है तो उसमें हीट डेवलप होती है, वो होती है H=I²RT। अगर आपने पढ़ा भी हो तो हीट का फॉर्मूला है, क्या होता है मेरे पास, H=I²RT। आई होती है किसी भी कंडक्टर से करंट गुजर रही है। अगर मेरे पास ये कंडक्टर है और इससे कोई करंट गुजर रही है, आई कुछ ना कुछ इसका रेजिस्टेंस भी होगा, और टी होता है टाइम, कि कितनी देर के लिए वो करंट गुजर रही है। तो आपके पास चाहे वो रेजिस्टेंस का सिंपल सा कंडक्टर हो, या कोई वाइंडिंग हो, या आपके पास कोई भी कोइल हो, तो जब उससे करंट गुजरती है तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। अब जब हीट प्रोड्यूस होती है तो उसका रेजिस्टेंस, यानी कि जो मेरे पास कंडक्टर का रेजिस्टेंस पहले 10 ओम था, अब वो 10 ओम नहीं रहेगा। उदाहरण के तौर पे लिया मैंने 10 ओम, तो वो उस रेंज का नहीं रहेगा, वो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। अब ये चेंज में क्या होगा कि क्या ज़्यादा होगा या कम होगा। ठीक है। तो अगर मैं बताऊं आपको कंडक्टर, तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस हमेशा टेम्परेचर के बढ़ने के साथ बढ़ता है, और जो इंसुलेटर होता है उसमें टेम्परेचर के बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस कम होता है। कंडक्टर का मतलब जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, यानी कि जिससे करंट पास हो जाए। जब उससे करंट गुजरेगी तो जब उस वायर से या उस कोइल से या उस वाइंडिंग से, ठीक है, करंट गुजरेगी, क्योंकि कंडक्टर से ही मेरी कोइल बनती है और कोइल से मेरी वाइंडिंग बनती है। तो जब हम उससे करंट गुजारते हैं तो वहाँ पे हीट जनरेट होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसके कारण उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब कितना बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना समझते हैं कि जब मैं करंट फ्लो कराता हूँ किसी भी कंडक्टर से, तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है इसलिए पॉजिटिव कहलाता है। बात करेंगे आगे भी टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या है। ठीक है। और जहां पर रेजिस्टेंस मेरा कम होता है, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है और रेजिस्टेंस कम हो रहा है, उस प्रकार के जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो नेगेटिव कहलाते हैं। ठीक है। तो आइए चलिए इन्हीं पॉइंट्स पे हम चर्चा करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको मेरे को लिखना ना पड़े, टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, लेकिन इन सभी पॉइंट पर हम क्या है डिस्कशन करेंगे और इनके कारण जानने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ इनको सीखेंगे कि हाँ भाई कितने करंट फ्लो हो रही है तो कितना रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, वो आगे हम प्रॉब्लम्स में देखेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, और वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है। तो मैं बता दूं, टॉपिक का नाम ही है आपके पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे पहला पॉइंट है आपके पास, रेजिस्टेंस मटेरियल चेंज, किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस चेंज होता है उसके टेम्परेचर के साथ, और वो चेंज होने का मतलब कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है। तो इतना तो श्योर है कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होता है टेम्परेचर के बढ़ने या घटने पर। ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ प्योर मेटल की, जैसे कि प्योर मेटल का मतलब हो गया, या मैं कंडक्टर बोल सकता हूँ, जैसे कि आपके पास कॉपर हो गया या एल्युमिनियम, आमतौर पे इन्हीं के वायर बने होते हैं। ठीक है।
तो ये इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। यानी कि मैं बोल सकता हूं, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यानी कि जब मेरे पास टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये क्वेश्चंस आपके पास MCQs में भी आ सकता है, या एक नंबर में जो आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं उनमें भी आ सकता है कि भाई टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है। तो टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होता है। क्लियर है? ठीक है। तो ये एग्जाम्पल क्या है आपके पास, लेकिन ये किस में होता है? कंडक्टर में। कंडक्टर, या आप इसको मेटल समझ सकते हो। ठीक है भाई। तो पहली चीज होगी आपके पास ये वाली, एक चीज होगी ये, कंडक्टर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है सर, ये तो आपने बता दिया कंडक्टर में रहता है। अब बारी आती है आपके पास, तो इस प्रकार के जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं मेरे? पॉजिटिव कहलाते हैं। ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ कंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है इसको हम अभी थोड़ी देर में आगे समझेंगे। ठीक है। तो दे हैव ए पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है। तो इस प्रकार का वो क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव रहता है। अब यहां पर जो रेजिस्टेंस है किसका? इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया या इंसुलेटर हो गया। ठीक है। जैसे कि आपके पास उदाहरण हो गया ग्लास हो गया, माइका हो गया, रबड़ हो गया, इन सभी का, और साथ में सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर का मतलब जैसे डायोड हो गए आपके पास, जर्मेनियम के बने होते हैं और सिलिकॉन के बने होते हैं। इन सभी का डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी कि जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, चाहे वो इंसुलेटर हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट्स हो, या फिर वो सेमीकंडक्टर हो। सेमीकंडक्टर जैसे ट्रांजिस्टर हो गया आपके पास, सेमीकंडक्टर के ट्रांजिस्टर बने होते हैं। डायोड हो गया, ठीक है, इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट पूछ लिया जाए अगर आपसे, तो ये क्या होते हैं? ये आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं। ठीक है। तो इनका सबका क्या होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब है कि जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो इनका रेजिस्टेंस कम होगा। कहने का मतलब ये हो गया, जैसे इंसुलेटर लकड़ी भी हो गई आपके पास, वुड हो गई या रबड़ होगी, तो जब आप इनको में हीट बढ़ाओगे तो इनका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। यानी कि इनमें करंट अधिक फ्लो होगी रेजिस्टेंस के बढ़ने पे। अगर मैं कंडक्टर की बात करता हूं तो कंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, देखो टेम्परेचर का मतलब खाली यही नहीं कि उसके अंदर से करंट गुजर रही तब बढ़ा रहे हो, आप आसपास से बढ़ा सकते हो। ठीक है। कहने का मतलब भाई टेम्परेचर बढ़ाना है उसका, मेटल का या किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी मटेरियल का। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर के बढ़ने पे जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा। किसका? चाहे वो सेमीकंडक्टर हो या इंसुलेटर हो या फिर आपका इलेक्ट्रोलाइट्स हो। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं केवल पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मेरा कंडक्टर का होता है। सेमीकंडक्टर हो जाए या इंसुलेटर हो जाए या इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाए, इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? नेगेटिव। तो यानी कि अगर नेगेटिव है इन सब का तो R यानी कि रेजिस्टेंस क्या प्रोपोर्शनल रहेगा? T के। अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस मेरा कम होगा, इसलिए इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट भी क्या रहेगा? नेगेटिव। और इस वाले का क्या रहेगा मेरे पास? पॉजिटिव। ठीक है। क्लियर है भाई? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। उम्मीद करता हूं पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे भाई। क्लियर है? ठीक है। अब चलते हैं इसमें कि सर ये क्या दिखा रखा है, अब तक इसके बारे में तो हमने डिस्कस किया ही नहीं है। ठीक है। अभी आ जाते हैं आपके पास और भी चीज़ों के पास ना, पहले इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो जैसे कि ये है भाई आपके पास अगला पॉइंट्स है, जो रेजिस्टेंस ऑफ अलॉय विद राइज टेम्परेचर बट इट इंक्रीज वेरी स्मॉल। ठीक है। एंड इनरेगुलर फॉर सेम सम हाई रेजिस्टेंस अलॉय, यूरेका हो गया, मैग्नीन हो गया, ठीक है, या कॉन्स्टेंटिन हो गया, एटसेट्रा हो गया। तो कहने का मतलब ये है आपके पास कि भाई अगर मेरे पास कि कुछ आपके पास कुछ अलॉय इस प्रकार के हैं, अलॉय इस प्रकार के कि मैं उनका टेम्परेचर तो बढ़ाता हूं लेकिन उनका रेजिस्टेंस बहुत कम बढ़ता है। और उदाहरण क्या है आपके पास? जैसे कि यूरेका हो गया और मैग्नीन हो गया। याद रखना इन्हीं मटेरियल के आपके
इन्हीं मटेरियल की अगर मैं बात करूं इन दोनों की, तो इन्हीं से क्या बनाते हैं हम, रेजिस्टेंस बनाते हैं। ठीक है, तो मेड रजिस्टर बनाते हैं, मेड रजिस्टर। क्योंकि रजिस्टर क्यों बनाते हैं, हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस में जब उससे करंट गुजरे तो मैं चाहता हूं उसके रेजिस्टेंस में बहुत कम से कम बदलाव हो। तो इसलिए इन्हीं मटेरियल का, ये जितने भी मटेरियल है मेरे पास, इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट लगभग नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल का मतलब है जब इनमें हीट डेवलप होगी तो चेंज तो होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होने का, बहुत ना के बराबर चेंज होता है। इसलिए हम इनको इनके जरिए रजिस्टर बनाते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट है ये वाला भाई आपके पास। तो यहां से हमें पता चल रहा है, तो इनके यूरेका हो गया, मैग्नीन हो गया, ठीक है, छोटा तो नहीं, ठीक है, अच्छा। तो जितने भी ये मटेरियल है आपके पास, इनके द्वारा क्या बनता है, आपका रजिस्टर बनता है भाई। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। तो ये पॉइंट्स क्या कहता है, इसी पॉइंट पे आते हैं भाई। हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा। तो एक ग्राफ मेरा टेम्परेचर का हो गया और ये मेरे पास रेजिस्टेंस का ग्राफ हो गया। तो हम यहां से देख पा रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है मेरे पास वो इंक्रीज होता जा रहा है भाई, इंक्रीज होता जा रहा है। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। तो साफ पता चला आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, लेकिन क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। अब ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास एक कॉपर की वायर है, ठीक है, मान लो ये कॉपर की वायर है और यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ऐसा तो नहीं है कि इसका रेजिस्टेंस बिल्कुल 0 हो जाएगा। नहीं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी मेरे पास इस वायर का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। उसी रेजिस्टेंस को हम बोल देते हैं आर नोट या आर जीरो। ठीक है, तो यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो मेरे पास रेजिस्टेंस होगा, अब मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब समझ सकते हो, कश्मीर चले जाओ भाई, वहाँ पे टेम्परेचर 0 भी रहता है, माइनस में भी चले जाता है ना। सियाचिन चले जाओ, तो वहाँ पर अगर आप ओम मीटर के जरिए किसी वायर का रेजिस्टेंस नापोगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा। तो जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे नापोगे तो जो रेजिस्टेंस होगा उसे मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेजर रेजिस्टेंस कंसीडर करूंगा, इसको मैं आर नोट से डिनोट करूंगा। ठीक है सर, अच्छा मैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेजर करूँ तो उसको, तो इसका मतलब हो गया कि आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड आपके आसपास का एरिया होगा, जब आप मेजर करोगे तो थोड़ा ज़्यादा आएगा। क्लियर है। अब पॉइंट ये आता है कि सर यहाँ से तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, बढ़ता जा रहा है, तो अच्छा अगर मैं क्या कम करूँ तो क्या रेजिस्टेंस मेरे पास, अगर मैं थियोरेटिकली बात कर रहा हूँ, केवल थियोरेटिकली, तो रेजिस्टेंस मेरा लगभग माइनस के 234.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर नेगेटिव हो जा रहा है, वो सॉरी 0 हो जा रहा है रेजिस्टेंस यहाँ पे, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जा रही है यहाँ पे, 0 ओम। ठीक है, ये थियोरेटिकली है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में ये डेविएट हो जाता है अपने पाथ से। ठीक है, थियोरेटिकली मान के चल रहे हैं। और दूसरी चीज हम क्या है, माइनस के 234 डिग्री या 234.5 डिग्री सेंटीग्रेड कंसिडर भी करें, ठीक है, तो हमें ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा। आमतौर पे हम ज़्यादा से ज़्यादा माइनस के 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक देखते हैं टेम्परेचर, 20 तक चलेगा, 30 तक चलेगा, लेकिन इतना ज़्यादा तो हम अपने अर्थ पर कहीं भी नहीं देखते हैं। ठीक है, तो ये हमने थियोरेटिकल एनालिसिस कर रखा है। ठीक है, बट आमतौर पे प्रैक्टिकली पाया गया कि वो डेविएट हो जाता है अपने पाथ से। ठीक है सर, ठीक है, तो अब क्या है, ये थियोरेटिकली कभी कभी इसका आपसे पूछ लेते हैं कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, आपका रेजिस्टेंस 0 होगा, और प्रैक्टिकली बात करें तो 0 रेजिस्टेंस हो नहीं सकता। रेजिस्टेंस 0 का मतलब समझ रहे हो आप, मैं यहीं पे बता देता हूं। अगर रेजिस्टेंस 0 हो जाता है तो सिंपल सी बात है, I इक्वल टू होता है मेरे पास V अपॉन के R। इसका मतलब समझ रहे हो, V कितने वोल्ट और रेजिस्टेंस 0 हो गया तो दैट मीन्स करंट मेरी इनफाइनाइट हो जाएगी। और अगर करंट इनफाइनाइट हो गई तो करंट के जरिए तो आपके लोड चल रहे भाई, पंखा चल रहा है करंट से चल रहा है, करंट गुजर रही है, लाइट जल रही है करंट से जल रही है, हीटर चल रहा है वो करंट से चल रहा है। तो अगर मेरे पास करंट इनफाइनाइट होगी तो इनफाइनाइट का मतलब तो आप सभी को लोड
सभी लोड को करंट दे सकते हो तो चल जाएगा। तो यानी कि हम बोल सकते हैं प्रैक्टिकली आपका रेजिस्टेंस जीरो नहीं होता है, इसलिए मैंने बोला थ्योरेटिकली हम मान के चले तो इतने टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस मेरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो सेम ये जो लाइन लिखी हुई है ये वही बता रही थी आपको। मैं बता रहा हूँ कि बच्चे पूछते हैं इस ग्राफ के जरिए ना कि सर ये यहाँ पे जीरो है तो ये तो ऐसे घटते घटते जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो सेम वही है कि इफ दिस लाइन एक्सटेंड टू बैकवर्ड इट वुड कट द टेम्परेचर एट माइनस के 234.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन्स दैट द थ्योरेटिकली, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज जीरो, ठीक है, एट इतने टेम्परेचर 234.5 डिग्री सेंटीग्रेड। हाउएवर द एक्चुअल प्रैक्टिस द कर्व डिपार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन पाथ एट वेरी लो। तो इसने बोला कि भाई हालांकि पॉइंट ए से डिपार्ट हो जाता है, यानी कि हट जाता है आपके पास। क्लियर है? चलिए, अच्छा, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ में आई होगी। अब तक हमने केवल ये समझा है कि भाई किसी कंडक्टर से अगर करंट गुजर रही है तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, इंसुलेटर से बढ़ेगा या घटेगा, सेमीकंडक्टर से बढ़ेगा या घटेगा। तो केवल याद रखना है कि अगर मेरे पास कंडक्टर है या मेटल है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा जब उसके अंदर से करंट पास होगी, करंट पास होगी या वहां पर हीट अवेलेबल होगी। ठीक है, क्योंकि जब करंट पास हो रही वो भी हीट डेवलप कर रही। अब मैं कह दूं सर आसपास का एटमॉस्फेयर भी मैंने हीटअप कर दिया तो उससे भी हीट तो तब भी बढ़ रही है उसके अंदर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है बढ़ेगा, और सेमीकंडक्टर हो गया या इंसुलेटर हो गया या इलेक्ट्रोलाइट हो गया, उससे रेजिस्टेंस मेरा क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्लियर है? तो इसलिए यहां से आप ये दो चीजें आपको पता चल जाएगी भाई। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गया। अब आते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कि भाई टेम्परेचर कोफिशिएंट है क्या। ठीक है, हमने पढ़ा कि भाई मेरे पास मैंने दो चीज देखी। देखो यहां से अगर मैं बात करता हूं कि ये सेम डायग्राम है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेरा रेजिस्टेंस है कितना, आर नोट। ठीक है, और जो है मेरे पास आर टी है टी डिग्री सेंटीग्रेड पे। टी का मतलब है यहाँ पे भाई हो सकता है 10 पे पूछे, वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे बताओ, 20 पे बताओ, 30 पे बताओ, टेम्परेचर तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा भाई। यहाँ पे अगर 10 था तो यहाँ 20 होगा, आगे 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, 30, 40, 50 ऐसो ये चीजें होती जाएंगी भाई आपके पास। ठीक है, तो अगर मैं यहां से बात करता हूं ये, तो अगर मैं यहां पर भाई यहां पे देखो रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा। रेजिस्टेंस का चेंज इधर को शो कर रखा हमने, टेम्परेचर का चेंज। तो यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, ये जो चेंज हुआ, ये कितना चेंज हुआ, आर टी माइनस के आर नोट। ये हो गया इतना पोर्शन चेंज, आर टी माइनस के आर नोट। तो ये क्या हो गया, चेंज इन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज हुआ, आर टी माइनस आर नोट। ये किस चीज के ऊपर निर्भर कर रहा है, किस चीज पर डिपेंड कर रहा है भाई, दो चीजों के ऊपर निर्भर कर रहा है। एक तो इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इनिशियल वैल्यू का मतलब ये भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आर नोट की कुछ तो वैल्यू है, हो सकता है 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, कुछ तो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो अगर ये मेरे पास वैल्यू यहां पर मान लो यहां पे 10 ओम है, तो ऐसे भी हो सकता है 20 ओम हो, 30 ओम हो, 40 ओम हो, कितनी भी हो। तो मैं लिख सकता हूं क्या, आर टी माइनस के, ये लिख सकता हूं मैं आर टी माइनस आर नोट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नोट। यानी कि चेंज रेजिस्टेंस में कितना चेंज हुआ है, दो, एक तो मेरे पास किस वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इनिशियल वैल्यू इसको, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर। भाई ऐसा भी तो हो सकता है, अब मैं बोलूं कि कॉपर का सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस कुछ और होगा, एल्यूमिनियम का कुछ और होगा। तो ये हो गया आपके पास ये इक्वेशन फर्स्ट ले लो। इसी प्रकार से मेरे पास एक तो आर नोट के ऊपर डिपेंड कर गया, इसी प्रकार से मेरे पास यही सेम चीज आर टी माइनस के आर नोट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पर भी डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर। ये भाई टेम्परेचर है इधर को, भाई टेम्परेचर के बढ़ने पे ही तो बढ़ रहा है रेजिस्टेंस, बढ़ तो रहा है, लेकिन किससे आगे बढ़ेगा, ये तो इनिशियल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करे ना कि भाई ये 10 ओम से आगे बढ़ेगा, 20 से बढ़ेगा, 30 से आगे बढ़ेगा, किससे बढ़ेगा,
तो दो चीजें आ गई। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंबाइंड कर देता हूं तो क्या आ गया, आर टी माइनस के आर नोट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नोट इंटू टी। ये आ गया भाई। अब मेरे को यहां से प्रोपोर्शनल हटाना है तो मैं कांस्टेंट ले आता हूं इसके बीच में। जब भी हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट ले आते हैं, इजकल टू उसको ले लिया मैंने अल्फा नोट और आर नोट टी। क्लियर है? यहां से अल्फा नोट यानी कि क्या हो गया, जिसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा नोट टेम्परेचर कोफिशिएंट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, यहां से क्या इक्वेशन बनेगी, आर टी माइनस के आर नोट अपॉन के, यहां से आर नोट इंटू टी। भाई ये दोनों नीचे चले गए, ये आ गया मेरे पास। इसको क्या बोलूंगा मैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट, कोफिशिएंट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड अल्फा नोट से। क्लियर है? तो आगे मेरे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, अब इसकी मैं अगर बात करूं यूनिट की, तो अभी इसकी बात करते हैं हम। टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया, तो अगर मैं यूनिट की बात करता हूं टेम्परेचर कोफिशिएंट की, तो मैं यहां पे बात कर लेता हूं यूनिट। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट की यूनिट क्या होगी, अब देखते हैं आपके पास। आर टी को किस में नापते हैं हम, ओम में नापते हैं। ठीक है, आर नोट को ओम में, ठीक है, और इसको टेम्परेचर किस में, टी को, टेम्परेचर को नापते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में। तो आर टी माइनस आर नोट, सिंपल सी बात है, ऊपर ओम ही आना है भाई मेरे पास, और नीचे आर नोट की वैल्यू भी क्या आएगी मेरे पास, ओम ही आएगी। ठीक है, और इन टू टी की प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं, ठीक है, इसको पर डिग्री सेंटीग्रेड या 1 पर डिग्री सेंटीग्रेड बोल दो, अल्फा नोट। तो अल्फा नोट की जो यूनिट रहती है मेरे पास पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल की बात करूं मैं, फॉर कॉपर, समझ में आ जाएगा आपको, फॉर कॉपर। कॉपर की अगर मैं बात करता हूं तो इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट रहता है 0.04334 पर डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। कहने का मतलब अगर मेरे पास टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, तो रेजिस्टेंस में मेरा क्या रहेगा, आपके पास इतने ओम का बदलाव होगा। यानी कि मैं बोल दूं अगर मेरे पास भाई 10 डिग्री सेंटी या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस आपके पास 10 ओम है, तो पूछ ले 11 पे बताओ, तो 11 पे रहेगा 10.0043 ओम। तो यानी कि पर डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस में कितना चेंज हो रहा है, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, और कंडक्टर के मामले में ये हमेशा इंक्रीज होता रहता है। आई बात समझ में भाई? ठीक है, क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत, तो ये होगी इसकी यूनिट्स, अल्फा नोट किया टेम्परेचर कोफिशिएंट से। चलिए, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन ये आ गया। अब इसी रिलेशंस को मैं अगर इसको यूनिट्स में क्या बोल दूं, थर्ड बोल दूं, ठीक है, या इस इक्वेशन को मैं इसको नहीं लेते हम, कोई बात नहीं, इसको ले लेते हैं हम थर्ड। इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, थोड़ा सा आगे का मतलब इससे और इक्वेशंस पे चलते हैं हम। अभी इनके क्वेश्चंस करेंगे कि इन वाले फॉर्मूले का यूटिलाइज हमने कैसे करना है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, डिस्कस करेंगे। क्लियर है? एक सेकंड जरा, चलिए ठीक है। अब देखिए क्या था आपके पास, ये था मैटर। ठीक है, अब मैं बात करता हूं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अगर मैं तीसरी इक्वेशन से लूं
तो देखना तीसरी इक्वेशन में भाई मैंने क्या चीज़ देखी है, ये देखा आर टी माइनस आर नोट प्लस के आर नोट टी। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास, इक्वेशन थर्ड क्या है, आर टी माइनस के आर नोट या आर ज़ीरो, तो क्या था अल्फा नोट आर नोट टी टी। ठीक है, तो यहां से मैं क्या आर टी की वैल्यू निकाल सकता हूं, ये प्लस हो जाएगा प्लस के अल्फा नोट आर नोट टी। तो यहां से आर टी इजकल टू, अगर मैं आर नोट कॉमन लेता हूं, 1 प्लस अल्फा नोट टी। ठीक है, एक रिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये रिलेशन कहाँ काम करता है, ये रिलेशन ये काम करता है कि भाई आपके पास आर टी का मतलब है किसी भी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस, 10 डिग्री पे पूछ ले, 20 पे पूछ ले, 30 पे पूछ ले, अगर आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट दे रखा है, ठीक है, उसने बोला कि भाई 0 डिग्री, एक उदाहरण ले लेते हैं हम इसका ना, छोटा सा एग्जाम्पल कैसे करोगे, उसने बोला कि भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रेजिस्टेंस है आपके पास मान लो 10 ओम है। ठीक है, तो उसने पूछा कि यार मुझे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस बताइए क्या होगा। ठीक है, तो मैं लिख नहीं रहा हूं इसको लेकिन समझा रहा हूं आपको। ठीक है, और इस पे पूछा है इसने 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस बताइए इफ टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, अल्फा नोट इज इक्वल टू, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है 0.00432 है। ठीक है, पॉइंट पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो सिंपल है, आपको पता है कि भाई वो 10 की जगह 20 पे पूछ सकता है, 30 पे पूछ सकता है, 40 पे पूछ सकता था। ऐसा क्यों करते हैं हम, ऐसा इसलिए करते हैं कि भाई जब मैं मशीन चलाऊंगा, है ना, निकालने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है इनकी, कि जब मैं मशीन चलाऊंगा तो मेरे पास पता होना चाहिए कि अच्छा मशीन इतनी हीट डेवलप करेगी तो उस वक्त मशीन का रेजिस्टेंस इतना होगा, तो जब इतने रेजिस्टेंस से इतनी करंट गुजरेगी तो मुझे लॉस का पता चल जाएगा, एफिशिएंसी निकाल लेंगे हम। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके पास। तो क्या हो गया ये यहाँ पर, ये है, तो उसने क्या पूछा आपसे R20, तो दैट मीन्स मैं R20 लिख दूं यहाँ पे, आर टी की जगह 20। ठीक है, आर नोट की जगह सिंपल सी बात है, आर नोट की जगह क्या लिखूं मैं, 10 ओम था 10 ओम, और 1 प्लस के अल्फा नोट का उसने दे रखा 0.00432 और इंटू टी का मतलब हो गया 20, ये निकाल लो, टी यानी कि दैट मीन्स इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इससे निकल जाएगा R20 यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रेजिस्टेंस रहेगा। अब इसको सोल्व कर दो यार, ये तो मेरे को भी सोल्व करना पड़ेगा, है ना। तो 1 प्लस के ये हो जाएगा आपके पास, मैं इसी को कर दूं 0.00, ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 864 हो जाएगा ये, है ना, 864। ठीक है, क्लियर है भाई, 864 है और ये 864 है इंटू 864 हो जाएगा इंटू 20, तो पॉइंट इसमें एक और इधर खिसक जाएगा, है ना, एक 0 है तो 10 से इंटू करोगे तो सिंपल सी बात है 10, तो 0.0, ठीक है, 864 हो जाएगा ये। तो सिंपल सी बात है, अब इसको 10 से करोगे तो 1 प्लस के 0.08, सॉरी इसको जोड़ ही दो ना, 1.0864, तो इससे इंटू करोगे तो 1 की जगह ये हो जाएगा 10.86, इससे इंटू करोगे 0.863 ओम, तो कितने पे, R20 पे, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस मेरा इतना होगा। तो ये वहां पे हेल्प करता है आपके पास, ठीक है, कि भाई इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे बताइए, वो 40 पे पूछ सकता था, वो आपसे 50 पे पूछ सकता है, वो 60 पे पूछ सकता था। क्लियर है, ठीक है, तो चलिए एक चीज तो ये हो गई इसमें। अब दूसरी चीज पे चलते हैं, अब इसके पास, ठीक है, दूसरी चीज पे देखते हैं क्या होता है। चलिए इसको हम ये करते हैं, जैसे मैंने, अब देखो भाई, जैसे मैंने T डिग्री सेंटीग्रेड पे एक इक्वेशन बनाई कि भाई RT माइनस के R नोट और अल्फा नोट R नोट T, ये इक्वेशन हमें पता कहाँ से कैसे कैसे आई है। तो इसी प्रकार से अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ,
क्या बनाता हूँ, ग्राफ। अब ग्राफ को समझते हैं हम। सेम, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये ग्राफ है मेरे पास, ठीक है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस मेरे पास क्या है, आर नोट। चलिए, ये मेरे पास T1 हो गया, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो गया, R1। तो अगर ये मेरे पास रेजिस्टेंस क्या हो गया, T2 हो गया, तो रेजिस्टेंस मेरे पास क्या हो गया, R2। भाई T2 पे R2, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर मैं स्लोप की बात करता हूँ तो ये इतना हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ऐसा एंगल थीटा निकाल सकते हैं, इस पे भी बाद में पॉइंट आउट करेंगे हम इस चीज़ को। अब मुझे पता है कि भाई मैंने यहाँ पे देखो इक्वेशंस ये निकाल ली थी, आर टी लिया था केवल, ठीक है। तो जो चेंज इन रेजिस्टेंस आया आर टी माइनस आर जीरो था। तो इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ का रेजिस्टेंस निकाल लूँगा केवल इस पॉइंट का, तो आर वन माइनस आर नोट रहेगा, आर वन माइनस आर नोट रहेगा। अगर मैं यहाँ की इक्वेशन निकालता हूँ तो क्या निकलेगा, आर वन माइनस आर नोट, चेंज इन रेजिस्टेंस। और अगर मैं इसका निकालता हूँ तो भाई यहाँ के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ ना, तो ये वाला जो सेक्शन रहेगा इतना, तो ये क्या रहेगा, आर टू माइनस के आर नोट। तो इसी प्रकार से इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास, यहाँ से आर वन माइनस के, सिंपल सी बात है, मैं अगर यहाँ से इक्वेशन निकली है मेरे पास कहाँ से, ये आर टी की जगह मैं आर वन ले रहा हूँ, तो इक्वेशन क्या आएगी मेरे पास यहाँ पे, आर वन, ठीक है, इजकल टू हो जाएगा आर नोट 1 प्लस एल्फा नोट T1। ये इक्वेशन आ जाएगी भाई आपके पास। भाई T की जगह मैंने T1 ले लिया, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार R2 की इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास, आर नोट 1 प्लस एल्फा नोट T2, क्योंकि ये सेम इक्वेशन क्या है, आर टी माइनस आर जीरो की जगह मैं क्या लूंगा, आर वन माइनस आर नोट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनके आएगा, तो इक्वेशन निकल के यही आएगी, ठीक है भाई। अब ये मैंने क्यों लिया, ये फॉर्मूला क्यों बता रहा हूं मैं आपको, कि सर ये तो बता दिया था, काफी था ये फॉर्मूला मैं बताऊंगा कब और कहां और कैसे यूज करना है, बाकी चीजें हम प्रैक्टिस में देखेंगे, इसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं, चलिए भाई इस पे। अब तो अगर मैं इन दोनों का इक्वेशन, मान लो मैं इनका कुछ भी नाम दे देता हूं, फर्स्ट और दूसरी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। एक सेकंड, एक कॉल है जरा, ठीक है भाई। तो अब अगर मैं ये इक्वेशन दो को एक से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, आर टू अपॉन के आर वन, ऊपर आ जाएगा आर नोट 1 प्लस एल्फा नोट T2, और यहाँ से आ जाएगा आर नोट 1 प्लस एल्फा नोट T1। इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसकी इसमें इंटू कर दो, इसकी इसमें इंटू कर दो। तो चलिए मैं क्या बोलते हैं, इसकी इसमें कर दे रहा हूँ और इसकी इसमें, ठीक है। तो ये आ गया, इसकी इसमें कर दूँ तो मैं R2 प्लस के R2 अल्फा नोट T1, और इसकी इसमें कर दे रहा हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास R1 प्लस के R1 अल्फा नोट T2, ठीक है। तो ये जो दोनों जो सिम्टम्स वाली हैं इनको मैं इधर ले आता हूँ, है ना, इसको इधर ले आता हूँ और इसको उधर ले जाता हूँ। तो ये हो गया मेरे पास R2 अल्फा नोट T1 माइनस के, इसको इधर ले आया तो R1, ठीक है भाई, अल्फा नोट T2, और इसको इधर ले गया तो R1 है, तो इसको इधर ले गया तो माइनस के R2। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, क्या मैं अल्फा नोट कॉमन ले सकता हूँ, ले सकता हूँ, दोनों में यही कॉमन है बस। R2, ये क्या बचा, T1 माइनस के R1 T2, और ये क्या बचा, R1 माइनस के R2। तो यहाँ से अल्फा नोट इज इक्वल टू हो गया R1 माइनस के R2 अपॉन के, ये नीचे चल जाएगा R2 T1 माइनस के R1 T2। ये जो रिलेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब ध्यान देने वाली बात यह है
कि यहाँ पे भी हमने अल्फा नोट निकाला, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये भी तो क्या है अल्फा नोट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ही तो है ये भी क्या है भाई, टेम्परेचर कोफिशिएंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और पहले जो फॉर्मूला निकाला था हमने, ये वाला, कहाँ पे, ये वाला, ये भी टेम्परेचर कोफिशिएंट ही था। तो अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस? तो डिफरेंस ये है कि भाई वो जो हमने निकाला था, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट निकाला था केवल एक टेम्परेचर पे, कि हाँ भाई 0 पे इतना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे बताऊं, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट था। लेकिन बहुत सी बार कहाँ होगा, बहुत सी बार आपके पास क्वेश्चंस ये होगा, काफ़ी जगह ये क्वेश्चन आएगा कि भाई उसने बोला कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस 12 ओम है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 13 ओम है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट बताओ। तो यानी कि जहाँ पर मेरे पास दो टेम्परेचर पर दो रेजिस्टेंस गिवन होंगे, वहाँ पर मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करूँगा। और ये वाला फॉर्मूला कहाँ यूज़ होता है, वाइंडिंग, जो मशीन ऑपरेटिंग होती है वहाँ पे यूज़ होता है। क्योंकि मुझे पता है कि नॉर्मल टेम्परेचर अब कैसे यूज़ होगा भाई, मेरे मान लो मेरे पास एक ये रखा है, आपके पास मोटर है, मोटर मेरे घर में रखी है, चल रही है, लेकिन मेरे घर का टेम्परेचर तो कुछ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है सर। तो मैंने नाप लिया उसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस, कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस मेरा 30 ओम आया, ठीक है चलिए। अब मैंने मशीन को ऑपरेट कराया, अब मशीन चल गई तो उसकी वाइंडिंग से करंट गुजरेगी, सिंपल सी बात है, हीट और बढ़ेगी, कुछ तो नॉर्मल हीट थी, अब भाई उसमें करंट गुजर रही और हीट ऐड हो गई। तो जब वर्किंग रहेगी ऐसे, उसमें रेजिस्टेंस में बता दूं कोल्ड और हॉट रेजिस्टेंस बोलते हैं। जब आपकी मशीन की वाइंडिंग से या किसी भी कंडक्टर से कोई रेजिस्टेंस, कोई करंट पास नहीं हो रही होती, तो जब रेजिस्टेंस मेजर करते हैं उसको कोल्ड रेजिस्टेंस बोलते हैं। और जब मशीन आपकी ऑपरेट हो रही होती है, उस वक्त जब हम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं तो उसको हॉट रेजिस्टेंस बोलते हैं। हॉट रेजिस्टेंस सिंपल सी बात है, कंडक्टर का हमेशा ज़्यादा ही आएगा कोल्ड रेजिस्टेंस। चलिए खैर, ये तो एक जेन्युइन चीज़ थी कि जो आपको बतानी थी। तो कहाँ थे हम, हाँ, तो यानी कि ये वाला फॉर्मूला आपका वहाँ काम आएगा कि हाँ भाई इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना है रेजिस्टेंस, मैं बोल दूँ कि 10 पे 12 ओम है, 13 पे 20 पे 13 ओम है, तो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट बताओ। तो आपको पता T1 दे रखा, T2 दे रखा, R1 R2, तो सेम है R1 R2 R2 T1 R1 T2, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हम निकालते हैं। तो ये मैं बता दूं ये कहाँ पे होता है, मशीन की वाइंडिंग के लिए यूज़ होता है। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना, ठीक है, कि ये वाला जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहाँ पे, जहाँ पर मेरी मशीन की वाइंडिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं। क्लियर है भाई? तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत आनी चाहिए। बाकी इन सभी पर हम आगे प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ऐसा नहीं है। ये तो मैं बता रहा हूँ क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्योंकि आपको ड्राइव करना पड़ेगा वहाँ पे एक्सप्लेनेशन जब आएगी तो, ठीक है। तो ये तो मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या, कहाँ से कैसे चीज़ें आ रही हैं। बाकी इनकी प्रैक्टिस देखेंगे सभी की, इस पे भी न्यूमेरिकल्स, इस पे भी न्यूमेरिकल, और पीछे जो सिंगल वाला था टेम्परेचर कोफिशिएंट, उस पे भी न्यूमेरिकल्स हम करेंगे कि किस प्रकार के सवाल आते हैं, ठीक है। इतना मैं भरोसा बता रहा हूँ, फेल बिल्कुल नहीं होगे, ढंग से पढ़ोगे तो आप, ठीक है भाई। तो यहां तक मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो भाई इस वीडियो में अब हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी के इसके सेशन हम, जो कि अभी तो खैर ये 4 ही स्लाइड पूरी हुई हैं, बाकी के जो भी चीज़ें हैं इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि किस प्रकार से इनको सॉल्व करना है और किस प्रकार से इनका यूटिलाइज करना है। तो उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी बच्चे हमारी इस वीडियोज़ को देख रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कोर्स चाहिए, उसके लिए अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए तो ये आपको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, और ऐप पर ये कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है आपको कि इंस्टॉल करने में या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो नीचे नंबर दे रखे हैं, उन पे कॉल कीजिएगा कि सर हमें ज़रूरत है और ये प्रॉब्लम आ रही है, मतलब, ठीक है। तो बाकी ये प्रॉपर नोट्स जितने भी हैं ये आपको PDF के रूप में मिल जाएंगे। आप खुद से भी नोट डाउन कर सकते हो, अपनी बुक में बनाते चलिए, ठीक है।
और मैं बता दूं फिलहाल जो ये सिलेबस चल रहा है आपके पास कि किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, तो मैं बता दूं ये उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग चल रहा है। ये वाला जो फिलहाल उसके जो कंटेंट है सिलेबस का उसके हिसाब से ही ये चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे उत्तर प्रदेश की टेक्निकल यूनिवर्सिटी एपीजे अब्दुल कलाम है या जिस भी स्टेट की टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, जब आप ऐप डाउनलोड कर लोगे उसमें जो कोर्स का सिलेबस मिलेगा वो आपको आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। चाहे उसमें आपके यूपी के हो, बिहार के हो, एमपी के हो, किसी भी स्टेट के हो, उड़ीसा के हो। ठीक है, खासकर मैक्सिमम जगह है जो आपके हिंदी रीजन के क्षेत्र हैं। ठीक है, हिंदी रीजन वाले हैं, क्योंकि इतना तो हम भी समझते हैं कि भले ही हम पढ़ इंग्लिश में लें, लैंग्वेज हम इंग्लिश में यूज़ कर रहे हैं, जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, क्वेश्चंस वगैरह सब आपका वही यूज़ कर रहे हैं, बस बोलने की लैंग्वेज वो रखी है जो हम आमतौर पे बोलते हैं। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है, मेरा क्या सभी मानते हैं, साइकोलॉजी भी मानते हैं कि जिस चीज़ को आप अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हो वो कोई और लैंग्वेज हो ही नहीं सकती। ठीक है, और आपकी लैंग्वेज वही है जो आप बचपन से सीखते आ रहे हो, उसी में सोचोगे, उसी में समझोगे। आप इंग्लिश में भी अगर बोल रहे हो तो उससे बाद में आपका दिमाग वैसे ही सोचेगा जो प्रोसेस है ना। अब करंट को या कोई भी हो, आपकी खाने की प्रोसेस हो या करंट हो, उसको भले ही आप, ऐसा तो नहीं है कि इंग्लिश में कुछ चेंज हो जाएगी, प्रोसेस तो सेम रहती है चाहे किसी भी लैंग्वेज की हो। ठीक है, चलिए खैर, तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा मेरे पास टाइम कम है, बट नेक्स्ट वीडियो में आपको ये इसका कंप्लीट वो मिल जाएगा, और इसमें मैं रेजिस्टेंस को भी दी एंड कर दूंगा नेक्स्ट वाली क्लास में। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको, और उम्मीद करता हूँ सेशंस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, या आप जिस भी यूनिवर्सिटी से डील करते हैं कि सर हमें क्या बोलते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी कि अब्दुल कलाम जो यूनिवर्सिटी है, या बिहार की हो गई, या उड़ीसा हो गई, झारखंड होगी, वॉटेवर जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटी है, या जिस भी यूनिवर्सिटी से आप डील कर रहे हैं, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा, और ऐसा नहीं होगा कि आपको कि सब्जेक्ट क्यों कि आपको क्या बोलते हैं कंटेंट जो है ढूंढना पड़ेगा, बिल्कुल उसी पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि अच्छा इस बुक से, अब मैंने बताया था आपको जो सिलेबस डिस्कशन किया है मैंने, कम से कम 4 से 5 बुकें इन्वॉल्व हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तब जाके आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बना है। ठीक है भाई, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि आपको कितना पढ़ाना और क्या पढ़ाना है, उसी को देखते हुए कोर्स हमारा बनाया जा रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूँ सेशन पसंद आ रहा होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ आपके जितने भी स्टूडेंट हैं, दोस्त फर्स्ट ईयर के, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन कोर्स बन रहा है आपके लिए। ठीक है, कॉमन कोर्स है आपके लिए, सभी बच्चों के लिए जो सीएससी या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, उन सभी के लिए हैं। तो उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आप लोगों की बैक तो बिल्कुल नहीं आएगी कि अगर आप इन लेक्चर को ढंग से देख लेंगे, और इनको देख भी लोगे, और अगर आप ये पीडीएफ भी ढंग से पढ़ लोगे, तो आपकी कभी भी बैक नहीं आएगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, चाहे किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।